नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 10वीं की कक्षा हिंदी की कक्षा में आज कृतिका भाग 2 के तीसरे पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने पाठ के बारे में आपसे चर्चा की थी, तो आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान पर लेती हुई तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को एक जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। दूसरा प्रश्न है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे कि गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में भी उनके बच्चे बंधे रहते हैं और महिलाएं काम करती रहती हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, यानी बौद्ध मानने वाले मतावलंबी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। इसी तरह कोई अगर नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। ये पताकाएं शोक और नए काम के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। चौथा प्रश्न है, जितेन नोर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि जितेन नोर्गे ने सिक्किम की घाटियाँ, सारे रास्ते, हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलेंगी। यह जितेन नोर्गे ने लेखिका को बताया। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। जितेन नोर्गे ने बताया कि यहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। उसके बाद जितेन नोर्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और नए कार्य की शुरुआत पर रंगीन का पताकाएं फैलाई जाती हैं। इसी तरह जितेन नोर्गे ने बताया कि सिक्किम में भी भारत की तरह घूमते चक्र के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी थी। उसके अलावा उसने बताया कि यहाँ की युवतियाँ बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिससे उनके सौंदर्य की छटा और निराली हो जाती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ों के बीच छोटे छोटे घर होते हैं। उसके बाद जितेन नोर्गे ने बताया कि वहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। जितेन नोर्गे ने बताया कि स्त्रियां और बच्चे सभी काम करते हैं। स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांधकर रखती हैं। इसी तरह जितेन नोर्गे ने बताया कि बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इस सभी के बारे में जितेन नोर्गे ने लेखिका को बताया। अब अगला प्रश्न है
कि लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों लगी। तो लेखिका सिक्किम में घूमते हुए कभी लॉन्ग स्टॉक नामक जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेंद्र ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में एक ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रकृतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि जितेंद्र नोरगे की गाइड के भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि वह एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आप इस पाठ के आधार पर जितेंद्र नोरगे के गुणों के बारे में बताएंगे कि जितेंद्र नोरगे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। एक गाइड अपने देश और इलाके में कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि उसे वहाँ के भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा कि एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो। चौथा गुण इसमें कि एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पांचवा पॉइंट इसमें बताएंगे कि गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है, ताकि वह समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। छठा गुण होगा कि एक कुशल गाइड की वाणी का प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। इसमें सातवां पॉइंट बताएंगे कि वह यात्रियों को रास्ते में आने जाने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। आठवां गुण इसमें बताएंगे कि एक कुशल गाइड को चाहिए कि वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अपने पर्यटकों को अवगत कराए। नवा, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। तो अगला प्रश्न इसमें आप बताएंगे कि इस यात्रा वृत्तांत से लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ थीं। कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की झड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल में दिखाई देता है तो कभी कुछ और। कठाओं की से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे तो कहीं नीचे चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर लेखिका भाव विभोर हो गई, जिसने उसके हृदय को काव्यमय बना दिया। अब आठवां प्रश्न है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मनमोहक है कि लेखिका बुत सी बनी हुई यानी मूर्ति सी बनी हुई माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इस अद्भुत और अनूठे नज़ारे ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह काल और देश की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो। उसके मन का सारा मैल
और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई हों। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि वह इस सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। उसके बाद 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो कहते हैं, लेखिका अपनी हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर सकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े से ठाटे यानी निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपने जीवन की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण और मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन ही मन सोचने लग जाती है कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जीविका के बीच जंग जारी है। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, इसका उल्लेख करें। तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी और अनुभव से सैलानियों को प्रकृति और स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों और सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी और आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों और जनजीवन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, और यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगते हैं। तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता की क्या भूमिका है। कि आपको स्पष्ट करना है कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथ में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियाँ, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों और कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी मजबूत करते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है, उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती, और यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। 12वां प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि प्रकृति का के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है, यानी अपने घूमने की जगह बना रही है, और इस तरह से वहाँ गंदगी बढ़ा रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता को खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं जिन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ ही घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां भी लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है और जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। कहते हैं हमें प्रकृति को सुधारने के लिए निम्नलिखित भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहले हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। फिर हमें नदियों की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट इसमें कि नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अब इसका 13वां प्रश्न है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तो आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण संभव हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांसों की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। 14वां प्रश्न है, कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कहते कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी यह पर्यटन स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहाँ पर सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और अधिक सैलानी आने पर वो जमा होकर खाते पीते, गंदगी फैलाते और इससे गंदगी और वहाँ के वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही एक स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई, और स्नोफॉल मिलने का कारण भी यही था कि वहाँ पर प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक वरदान ही है। उसके बाद 15वां प्रश्न है कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पीने के लिए जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, उस समय यही बर्फशिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों को भर देती हैं। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर व गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती हैं और अंत में सागर में जाकर मिल जाती हैं। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं।
हमारा उनके प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहाँ नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहाँ सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते रहते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो बच्चों, ये जो कृतिका का तीसरा पाठ था, साना साना हाथ जोड़ी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सभी को इन प्रश्नों को कॉपी में करना है। परीक्षा की दृष्टि से इसमें कई प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार करेंगे। कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।